बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस के फोर्थ लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, उनकी सिम्टम्स क्या होती हैं, उनकी कॉजेटिव्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और इनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये आज के कोर्स का हिस्सा होगा। आज के सिलेबस का, आज के लेक्चर का सिलेबस और SLOs होंगे। और इसके साथ साथ एट द एंड हम लोग देखेंगे क्यों वायरसेस जो हैं, जो वायरल डिजीज़ हैं, वो अक्रॉस द स्पीसीज अब ज़्यादा होती चली जा रही हैं। ये हमारा इससे लास्ट पोर्शन होगा। आगाज़ करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आम तौर पर ये वो बीमारियां होती हैं जिनको फैलाने वाले किसी भी तरह के खुर्द भी नहीं जानदार होते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आमतौर पर माइक्रो कहते हैं बहुत ही छोटे को, ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदार को। तो पैथोजेनिक कहते हैं बीमारी पैदा करने वाले। तो ये बीमारी पैदा करने वाले जो खुर्द भी नहीं जानदार होते हैं, ये उनसे पैदा होने वाली बीमारी है, जिनमें हमारे पास बैक्टीरिया शामिल हैं, वायरसेस शामिल हैं, फंजाई शामिल हैं और पैरासाइट शामिल हैं। ये सारी डिटेल आज हमारे जो है लेक्चर का हिस्सा होगी। दीज ऑर्गेनिज्म इन्वेड द बॉडी, ये किसी जिस्म पर जो है वो हमला करते हैं और उसके अंदर अपनी तादाद में इजाफा करते हैं और जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को अल्टर कर देंगे, तब्दील कर देंगे या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज आमतौर पर पब्लिक हेल्थ कंसर्न में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जो है वो एज अ चैलेंज के तौर पर लिया जा रहा है। इसको लिया जा रहा है स्पेशली उन कंट्रीज़ में जिनके अंदर पहले ही हेल्थ केयर कंडीशंस बहुत वीक हैं, पुअर हैं, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो उनके अंदर ये मामला मज़ीद जो है वो डिफ़िकल्ट है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ह्यूमन सिविलाइजेशंस को वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कई बार जो है वो चैलेंज कर चुकी हैं, जिनमें ब्लैक डेथ है 14th सेंचुरी की, स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक है 1918 की, और अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसने पूरी की पूरी सोसाइटीज़, इकोनॉमीज़ और जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं इनको डिसरप्ट किया और इनको इफ़ेक्ट किया। इसके अलावा साइंस और मेडिसिन के अंदर जो आने वाली जो एडवांसमेंट्स हैं या बेहतरी हैं, उनके ज़रिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस चैलेंज को जो है वर्ल्ड वाइड वो किया जा सकेगा, बेटर किया जा सकेगा। कई उसमें चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आएंगे बैक्टीरिया। आमतौर पर ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल में प्रॉपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज नहीं होती। मतलब जब भी हम सेल की डायग्राम माइंड में लेके आते हैं, सेल को सोचते हैं, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, तो सेल की एक डेफिनेट शेप होती है और उसके अंदर जितने भी फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं, उन ऑर्गेनेलिज की भी अपनी एक मखसूस शेप होती है या साख्त होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जो उनको इनके इनक्लोज्ड करती है, इनकैप्सुलेट करती है, और ये मेम्ब्रेन उनको एक डेफिनेट शेप फ्राहम करता है जिससे हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये गोल्जी बॉडीज हैं एंड सो ऑन। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट शेप न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होती। तो इसके अलावा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सेल जानदार जो हैं ये एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस एक ही सेल के अंदर तमाम जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो उसकी जो हैं पोर्शंस हैं वो स्पेसिफाई होंगे फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। तकरीबन ये दुनिया के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। मोस्ट टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जिनमें हमारे पास जियोथर्मल वेंट्स की हम बात कर सकते हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं या पोलर आइसिस हैं जो कुतुबैन पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ़ जमी हुई है। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट में, ज़मीन की तह में, समुंदर में, पानी में, खुश्की पे, एटमॉस्फेयर में, हवा में, बॉडीज़ ऑर्गेनिजम्स के जिस्मों के ऊपर, तो ये वो हर जगह पर ऑलमोस्ट ये पाए जाते हैं, सॉइल से लेकर वाटर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक। बैक्टीरिया, बहुत कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बीमारियां पैदा करने के लिए भी जो हैं वो जाने जाते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए बीमारियां शामिल हैं। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो सबसे कॉमन डिजीज़ जो है यहाँ पर वो ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जिसको हम टीबी कहते हैं आम अल्फाज में, ये है। सेकेंडली कॉलेरा है, तीसरे नंबर पे टाइफाइड है, चौथे नंबर पे न्यूमोनिया है, पाँचवें नंबर पे डिप्थीरिया।
ये सारी की सारी जो कैटेगरी हमने लिस्ट की है, ये सारे के सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की कुछ एग्जांपल। इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है कि दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है वो किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये इटसेल्फ जो है ये इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के इन्फ्लुएंस के बगैर। टेम्परेचर फेवरेबल हो या जो है वो दूसरे फैक्टर ज़्यादा फेवरेबल हो तो इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो होगी, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन डिपेंड नहीं करती किसी चीज़ के ऊपर। इसके अलावा जो है वो बैक्टीरिया वो टॉक्सिन्स डेवलप करते हैं। जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, पानी की ख़राबी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उनमें पैदा होने वाले टॉक्सिन्स की बुनियादी वजह ही, उनमें होने वाली बीमारियों की बुनियादी वजह ही ये टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी में पैदा हो रहे हैं। और ये क्योंकि तकरीबन हर जगह पर ही पाए जाते हैं तो ये टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। चाहे वो गर्म पानी का चश्मा हो जिसमें टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, वो लावा हो सकता है, वो कोई भी जगह हो सकती है। इसी तरीके से वो बर्फ़ हो सकती है जहाँ पर टेम्परेचर आमतौर पर फ्रीजिंग होता है, हर चीज़ ही जमी हुई होती है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। प्राइमरीली इनकी जो ट्रीटमेंट है, बैक्टीरियल जितनी भी इन्फेक्शंस होंगी उन इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के ज़रिए की जाती है। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिन मेडिसिन्स के थ्रू एंड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये भी आगे दो तरह की होती हैं। इसके एक्शन मोड ऑफ एक्शन दो तरह के होते हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड बैक्टीरिसीडल एंड सेकंड ऑफ देम आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसीडल ऐसी मेडिसिन, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके जरिए बैक्टीरिया को टोटली किल कर दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बॉडी के अंदर। तो ये जो मेडिसिन होती हैं इनको बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जबकि दूसरी जो है उनको हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, जिनके जरिए हम जो रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है उसको रिड्यूस कर देते हैं और वो एक स्टेबल जो स्टेट ऑफ जो है वो नॉर्मेलिटी में या डिस्टर्बेंसेस जो है उनको कम से कम किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर जो है ये एक बड़ा चैलेंज है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से क्या मुराद होता है, जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा बाय ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया जो हैं वो जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन उनकी डेवलप होगी तो वो मोर रेजिस्टेंस होते चले जाएंगे, रेजिस्टेंट होते चले जाएंगे टुवर्ड्स दैट एंटीबायोटिक। कई बार ऐसे देखा गया है कि एक दवाई होती है जिसकी पहले आधी चम्मच डोजेज जो है वो दी जाती है, लेकिन उस आधी चम्मच से भी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है और मरीज़ की तबीयत बेहतर हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आधी गोली जो है वो अब इनफ नहीं हो पाती है, तो उसकी डोजेज को एक गोली तक ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर भी अगर वो जो है वो कंट्रोल नहीं होती है तो फिर उसको उसकी डोजेज को डबल कर दिया जाता है, ट्रिपल कर दिया जाता है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि जो बैक्टीरिया है वो अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लेते हैं, म्यूटेट कर लेते हैं, और ये म्यूटेंट डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल हो जाता है और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उनमें रेजिस्टेंट आ जाती है, फाइट बैक की एबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से अब उतनी डोजेज, उतनी मिकदार उस जो है मेडिसिन की वो हेल्पफुल नहीं होती है टू कंट्रोल द ग्रोथ और द फ्लरिश ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड जो है हमारे पास वो वायरसेस हैं। बुनियादी तौर पर ये छोटे छोटे इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं और इनमें जो है वो ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन के लिए इनको एक लाइव होस्ट चाहिए होता है। जो वायरसेस होते हैं इनको एनिमोलिक्यूल्स कहते हैं। ए सेलुलर पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। ए सेलुलर पार्टिकल्स मतलब ये जैसे ही सेल के अंदर रहेंगे तो सेलुलर मैकेनिज्म्स को, सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके ये अपनी खुराक बनाएंगे, खुराक बनाएंगे नहीं, ये अपनी ग्रोथ करेंगे, अपनी असेंबली जो इनके दोनों पोर्शंस हैं, डीएनए है या प्रोटीन कोट है, ये उसको डेवलप करेंगे। और डेवलप करने के बाद जैसे ही इनको सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस था, टीएमवी। ये आमतौर पर सेल्स पे हमला करते हैं, उनकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। मशीनरी मींस प्रोटीन सेंसिस है या डीएनए रेप्लिकेशन है, तो इन दोनों मशीनरीज को ये ओवरटेक करके उनसे अपनी जो मतलूबा प्रोटीन्स और डीएनए है उसको डेवलप करवाएंगे। इसके साथ साथ बसा औकात वो जो ये टेक ओवर है वो एक फाइट को जन्म दे देता है, जिसके नतीजे में या तो सेल ही डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। कॉमन वायरल डिजीज में सबसे कॉमन जो है ये सार्स कोविड-19 है। ये वायरल डिजीज़ है, इसीलिए इसके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक डेवलप नहीं हुआ, बल्कि वैक्सीनेशन डेवलप हुई है। वैक्सीन के ज़रिए बॉडीज़ को, या जो होस्ट बॉडीज़ हैं जिनमें इन्होंने अटैक करना था,
उनको क्योर किया गया बजाय इसके कि हम अटैक के बाद, इसीलिए जिन अफराद को कोविड हो चुका था उनको वैक्सीन जो है वो नहीं दी गई। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा, नज़ला ज़ुकाम जिसको हम लोग कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे ही अटैक करता है तो कोई भी दवाई ऐसी नहीं दी जाती जिसके ज़रिए इन्फ्लुएंजा वायरस को कंट्रोल किया जा सके, बल्कि बॉडी जो रिएक्शंस बॉडी डेवलप कर रही है, इन्फेक्शंस बॉडी डेवलप कर रही है, उन इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए या उन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट इज HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको हम लोग कहते हैं, एड्स। ये जो है ये भी वायरल डिजीज़ है और इसके भी अगेंस्ट कोई भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल जो है वो ड्रग वो डेवलप नहीं की गई है, बल्कि इससे भी क्योर ही है, यानी कि इससे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वही इसका इलाज। नेक्स्ट है मीजल्स, जिसको चीचक भी कहते हैं, और इसके अलावा हेपेटाइटिस A, B एंड C। कैरेक्टरिस्टिक्स में वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा ये अपने होस्ट के बगैर बहुत अरसा तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और ये अपने जेनेटिक जो मेकअप है जिसको DNA कहते हैं या RNA बेस जिसके भी वो बने होंगे उसको बड़ी तेज़ी के साथ म्यूटेट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, चेंज करेंगे, मेकिंग ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से जो इलाज है वो मुश्किल हो रहा है। एक सीधा अगर है ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का DNA म्यूटेट नहीं कर रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो स्टिल DNA वाला ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जानदार का इलाज आसानी से किया जा सकता है। और इस बात ऐसे जानदार के जिसका DNA रैपिडली म्यूटेट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटीवायरल ड्रग्स शामिल है, लेकिन ये एंटीवायरल ड्रग्स यूजुअली जो होस्ट बॉडी के रिएक्शंस हैं, इन्फेक्शंस हैं या इन्फ्लेमेशंस हैं या जो बॉडी रिएक्शंस हैं, एलर्जेंस हैं, एलर्जीज हैं, उनको रिड्यूस करते हैं। इसका इलाज आमतौर पर नहीं। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्ले अ क्रूशियल प्रिवेंटिव रोल। वैक्सीनेशन जो है वो इनकी जो है इसके मुकाबले में थोड़ा बहुत बेटर हमें जो है वो चांस फराहम करता है। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई यूनिसेलुलर, यूनी कहते हैं ए को, सेलुलर कहते हैं सेल पर मुश्तमिल बॉडी। यूनिसेलुलर मींस वन बॉडी हैविंग वन सेल ऑन, ऐसी जिस्म किसी जानदार का अगर वो एक ही सेल पर मुश्तमिल है तो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे। और मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती है। मल्टी मीन्स टू मैनी, सेलुलर मीन्स सेल बीरिंग। अगर कोई बॉडी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है तो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, अगर एक ही सेल पर मुश्तमिल है तो उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। यूनिसेलुलर अलजीज लाइक यूनिसेलुलर फंजाई लाइक यीस्ट बहुत कॉमन है, और मल्टी सेलुलर जैसे मोल्ड्स वगैरह भी कॉमन। ज़्यादातर फंजाई हार्मलेस होती हैं, लेकिन कुछ फंजाई जो हैं वो बीमारियां भी काज करती हैं, जिनमें जो है लोगों का, जिसमें पीपल्स का जो है इम्यून सिस्टम है या मुदाफ़ियत निज़ाम है उसकी कमज़ोरी शामिल है। कॉमन इन्फेक्शन में सबसे पहले रिंगवर्म। अच्छा, रिंगवर्म क्या होता है? जो प्लेयर्स होते हैं उनमें मोस्टली ये देखा गया है कि उनके जो फुट होते हैं, पाँव होते हैं, उनके ऊपर निशान सा गोल से स्पॉट से बन जाते हैं ये निशान जो है, और वो आमतौर पर जो हमारे क्रीम्स वगैरह मिलती हैं वो लगाने से ये ठीक भी नहीं होते हैं, तो ये रिंगवर्म कहलाते हैं। एथलीट्स फुट है, कैंडिडा इन्फेक्शन है और हिस्टोप्लाज्मोसिस है ये मोस्टली। कैरेक्टरिस्टिक्स में आमतौर पर ये वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में फंजाई फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा क्लियरली जो है वो थ्राइव करती हैं। इसके अलावा ये स्पोर्स के ज़रिए स्प्रेड होती हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? फंजाई के अंदर जो उसकी बॉडी, जब उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, उनके मैच्योर होने से जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्पोरेंजियम्स कहते हैं या कोनिडियम्स होते हैं, कोनिडिया हैं या स्पोरेंजिया हैं, जैसे वो स्पोरेंजियम मेच्योर हो जाते हैं, राइपन हो जाते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स की ये बॉल लाइक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बर्स्ट करते हैं तो उनमें से हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में जो स्पोर्स होते हैं ये हवा में शामिल हो जाते हैं या पानी में शामिल हो जाते हैं, जिस भी मीडियम में ये मौजूद हैं, और ये स्पोर्स अगले टारगेटेड होस्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उस होस्ट पर पहुंचकर ये जैसे ही स्पोर वहां पर पहुंचेगा, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये दोबारा से ग्रो करके हाइफी या फंजाई बना देगा और ये साइकिल चलता रहेगा। यूजुअली ये स्किन को, हेयर्स को या नेल्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आर पैरासाइट्स। आमतौर पर ये इन और ऑन साइड ऑफ द होस्ट जिंदा रहते हैं, या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या इन साइड द होस्ट जिंदा रहते हैं। इसके अलावा ये इनकी जो ज़िंदगी होती है ये सारी की सारी डिपेंडेंट होती है होस्ट के ऊपर। होस्ट पर ये इन्हसार करते हैं जब तक होस्ट
सलामत रहेगा, होस्ट इनको फूड प्रोवाइड करता रहेगा, ये जिंदा रहेंगे। कई सारे जो हैं वो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये इसमें आती हैं। पैरासाइट्स में सबसे पहले नंबर पे प्रोटोजोन्स है, जिनमें प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया वगैरह काज करते हैं। सेकेंडली हेलमिन्थ्स हैं, जिनमें वर्म्स वगैरह शामिल हैं, ये इनसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी। और एक्टोपैरासाइट जैसे लाइस, जिसको जुएं कहते हैं, और टिक्स यानी कि पिस्सू वगैरह, चीचड़ वगैरह। तो पैरासिटिक डिजीज में हमारे पास सबसे पहले मलेरिया है, जो कि प्लाज्मोडियम काज करता है। प्लाज्मोडियम मच्छर जो हैं ये बीमार इंसान के खून से प्लाज्मोडियम को, जब उनका वो ब्लड लेते हैं तो ब्लड के साथ ही प्लाज्मोडियम मच्छर में चला जाता है, लेकिन मच्छर के अंदर ये बीमारी काज नहीं होती। प्लाज्मोडियम जब तक मच्छर के पेट में रहता है, मच्छर की बॉडी में रहता है, तो मच्छर बीमार नहीं होता। यही इन्फेक्टेड मच्छर या मस्कीटो जब किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तो बाइट करने से बाद ब्लड सक करने से पहले अपना सलाइवा उसके अंदर ऐड करेगा, और सलाइवे के साथ ही प्लाज्मोडियम भी बॉडी के अंदर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग बीमार होंगे। नेक्स्ट है जी गार्डियसिस है, अमेबाइसिस है और फाइलेरियसिस है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये आमतौर पर जो इन्फेक्टेड वाटर है या कंटेमिनेटेड वाटर, आलूदा पानी के जरिए, या इंसेक्ट्स जैसे मस्कीटो वगैरह की बाइट से, या स्पाइडर्स वगैरह, वेरी ऑफन है कि स्पाइडर वगैरह की या किसी दूसरी चीज़ की बाइट से भी ये डिजीज़ फैल जाए। आमतौर पर इनके लिए कम्प्लेक्स ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। सिंपल स्ट्रेटजीज के जरिए जो प्रोटोजोन्स हैं उनका इलाज नहीं हो पाता। डायरेक्ट ट्रांसमिशन फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए हो सकती है, जैसे प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम में अगर कोई बीमार फर्द है, उसके करीब आप बैठे हुए हैं, मच्छरों वाली जगह पे है, तो मच्छर वहाँ से जो डिजीज्ड पर्सन है उस पर्सन से प्लाज्मोडियम लेगा और आपकी बॉडी में शिफ्ट कर देगा। इसके अलावा दूसरे जो हैं प्रोसेसेस हैं, जैसे टचिंग है या फिजिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इनके ज़रिए भी ये बीमारियाँ फैल जाती हैं। इनके साथ साथ ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे खांसी जो है, इसलिए कहते हैं जब खांसी आए या जब छींक आए तो उस वक्त जो है अपने फेस को कवर करें, ताकि ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं बोथ ओपनिंग से, माउथ से और नोज से, ये ड्रॉपलेट्स बाहर स्प्रेड ना हो और इनको रोका जा सके, और इनसे होने वाली पैदा होने वाली बीमारियों को भी रोका जा सके। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कंटेमिनेटेड सरफेसेस या ऑब्जेक्ट्स, कोई ऐसी सरफेस पे जहाँ पर वो ड्रॉपलेट्स हैं मौजूद हैं, या ये बैक्टीरिया मौजूद, ये प्रोटोजोन्स मौजूद हैं, तो जब उसको टच किया जाएगा तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा पर्सन। इसके अलावा फूड है या जो वाटर हम लोग कंज्यूम करते हैं, पानी पीते हैं या जो खुराक खाते हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो इस चीज़ से बनाई गई है, खुराक बनाई गई है या पानी बनाया गया है, पानी जो है उसमें उसको इम्प्रॉपरली हैंडल किया गया है, इन अनहाइजेनिकली हैंडल किया गया है, तो ये प्लाज्मोडियम उस पानी में शामिल हो, या पानी लिया है ऐसी जगह से गया है जहाँ पर पहले से प्लाज्मोडियम काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं, तो ये मसाइल हमें हो सकते हैं। इसके अलावा एयरबोर्न पार्टिकल्स जो हैं हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं, तो ये पार्टिकल्स भी इसका बाइस बन सकते हैं। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशंस किसी जो है वो जानदार की वजह से, जैसे बैक्टीरिया अपना है, मस्कीटो है या दूसरी चीज़ें। तो मस्कीटोस यानी कि मच्छर जो हैं, ये 3 किस्म की बीमारियाँ, जिनमें मलेरिया शामिल है, डेंगू और जीका। ये तीनों तरह के जो फीवर्स हैं ये इसके ज़रिए फैलते हैं, मस्कीटो के ज़रिए। टिक्स चीचड़ों के ज़रिए लाइम डिजीज़ फैलती है। फ्लियाज जो है, पिस्सू जिनको कहते हैं, इनके ज़रिए प्लेग फैलता है। ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन, अगर जानदार जो हैं उनसे या जानवरों से बीमारियां ह्यूमन बीइंग्स में, या ह्यूमन बीइंग से बीमारियां जानवरों के अंदर जाएं, दीज टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड ज़ूनोटिक डिजीज। तो इनसे इनमें भी जो है वो हो सकता है, जैसे रेबीज है। अब रेबीज इसको बावले कुत्ते ने काट लिया कहते हैं ना। अब ये बावला कुत्ता जो होता है, ये क्या होता है, सादा सी निशानी ये है कि जो बावला कुत्ता होता है, इसकी बॉडी के अंदर इतनी तरह के केमिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं कि वो इतनी अल्कलाइन उसकी बॉडी हो जाती है कि उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। दो निशानियां होती हैं, एक तो आमतौर पर जब कुत्ते चल रहे होते हैं तो उनकी जो टेल होती है ये ऐसे इरेक्टेड होती है या उठी हुई होती है। अगर किसी भी डॉग की टेल उसकी टांगों के अंदर छुपी हुई है चलते हुए, तो ये निशानी हो सकती है कि वो रेबीज का शिकार है। सेकेंडली, अगर उसके मुंह से झाग निकल रही और वो काट खाने को दौड़ रहा है, हाइड्रोफोबिया भी रेबीज को कहते हैं, तो ये भी निशानी हो सकती है कि वो जो है वो रेबीज का शिकार है। अब यही इन्फेक्टेड डॉग जब किसी भी ह्यूमन बीइंग को, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कट बाइट करेगा, तो इसकी बाइटिंग से वही जो है इन्फेक्शियस एजेंट वो ह्यूमन बीइंग्स में ऐड हो जाएगा, और ह्यूमन बीइंग भी बिल्कुल वैसे रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे जैसे वो एनिमल कर रहा था। सेकेंडली इबोला है और कोविड-19।
रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो कई किस्म के रिस्क फैक्टर्स जो हैं कॉन्टैक्ट इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से फैल सकते हैं। सबसे पहले है पॉपुलेशन बेस्ड से मुराद जैसे ओवर क्राउडिंग। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ के अंदर मोहल्ले होते हैं जिन मोहल्लों के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है। अब ये जो मोहल्ले होते हैं या ये जो टाउनशिप होती है, ये मखसूस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब आबादी बहुत ज़्यादा उन इलाकों के अंदर हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अदर थिंग्स एंड अदर प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से कई सारे मसाइल जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। सेकेंडली पुअर सैनिटेशन। अगर सेहत और सफाई का या सफाई सुथराई का प्रॉपरली ख्याल नहीं रखा जाता, कूड़ा जगह जगह गली गली में भरा पड़ा है, या जो ढक्कन है गटरों के वो मौजूद नहीं है, सीवेज का वाटर जो है, सीवेज वाटर ऐसे ही जो है वो फैला रहता है अवाम बाहरी गलियों के अंदर, तो ये बाइस हो सकता है इन्फेक्शियस डिजीज के स्प्रेडिंग का। हेल्थ केयर के लिए अगर सेहत के जो है वो उनके लिए प्रॉपरली हर बंदे की एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट तक या हेल्थ केयर सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट्स तक, इंस्टीट्यूशन तक, तो ये एक बहरहाल रिजल्ट हो सकता है इसकी स्प्रेडिंग का। इसके अलावा वैक्सीनेशन रेट, अगर किसी बीमारी की वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है तो मोस्ट लाइकली मोर चांसेस होते हैं कि वो पर्सन उस बीमारी का शिकार हो जाएगा। इंडिविजुअल रिस्क में अब ये पर्सनली कुछ अफराद जो होते हैं उनमें ये वाले इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ है वीक इम्यून सिस्टम। अगर किसी भी जानदार ह्यूमन बीइंग का या किसी भी एनिमल का जो बिल्डअप है या उसका जो मुदाफ़ाती निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर है, तो ये कमज़ोर ह्यूमन बीइंग बहुत बड़े लेवल पर बीमारियों को सपोर्ट नहीं कर सकेगा या बीमारियों के खिलाफ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकेगा। सेकेंडली क्रोनिक डिजीज, अगर कोई बीमारी पहले से जो है वो किसी फर्द को हुई हुई है तो ऐसे बीमार फर्द के लिए मजीद मुश्किल हो जाएगा कि वो बीमारी को सस्टेन करे या विदस्टैंड करे। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। ग़िज़ाई किल्लत, अगर खुराक की कमी किसी फर्द को हो रही है तो ये ग़िज़ाई किल्लत वाला फर्द जो है या जिस पर्सन को इम्प्रॉपर डाइट मिल रही है, तो इम्प्रॉपर डाइट वाला फर्द जो है ये ज़्यादा आसान शिकार होता है फॉर इन्फेक्शियस एजेंट्स का। इसके अलावा पुअर हाइजीन, अगर सेहत और सफाई का ख्याल प्रॉपरली नहीं रखा जा रहा, कोई बंदा जो है वो साफ सुथरा नहीं रहता, तो इसकी एक वजह ये हो सकती है कि वो पर्सन ज़्यादा जल्दी बीमार हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे पहले वाटर सोर्सेज अगर कंटेमिनेटेड है, पानी पोल्यूटेड पी रहे हैं, तो ये निशानी होगी कि वो फर्द जल्दी बीमार हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वजह से बहुत सारे वैक्टर्स जो हैं वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, अब वो एक्टिवेटेड हो चुके हैं, तो ये एक्टिवेटेड वैक्टर्स नई या नए बैरियर्स को, नई स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो कई किस्म के हैं, जो चलने वाले या फंक्शनल सैनिटेशन सिस्टम्स हैं, ये उनको तबाह कर रही है, जिसकी वजह से बीमारियां बहरहाल फैली। अब मिसाल के तौर पर फ्लड आया, अब ये फ्लड या जो सैलाब था ये तो खुद तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो पानी उसका बचा है वो पानी बहुत सारी बीमारियों का बाइस बनेगा। अगर बज़ाहिर देखने में वो पानी आपको कोई नुकसान नहीं भी पहुंचा रहा, लेकिन उस पानी की मौजूदगी ही बहुत सारे वेक्टर्स के लिए दावत का बाइस बनेगा, जिसकी वजह से वो वेक्टर्स या पैथोजेंस वहाँ पर आ जाएंगे जो बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज की अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ये मुख्तलिफ तरह के पैथोजेंस पे डिपेंड करते हैं और बॉडी रिस्पॉन्सेज पे जो है वो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है इन्फेक्शियस डिजीज का वो होता है फीवर। हर फीवर का इलाज पैनाडोल एक्सटेंडेड नहीं होती है, बल्कि हमें ये देखना होगा कि तबीयत, इसीलिए पैनाडोल की जब ऐड आती है या पैनाडोल के जो कार्टन होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें या डॉक्टर से रब्ता करें। तो ये क्योंकि फीवर पहली निशानी होता है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का, पहला सिम्टम होता है। सेकेंड इज़ फैटिग, अगर जिसम थका थका महसूस करें या जैसे हम अगर पंजाबी में कहते हैं टुटपाज महसूस करें, तो ये निशानी होती है कि माइट बी इट इज इन्फेक्शियस डिजीज, कोई इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से ऐसा हो रहा है। थर्ड जो है ये कफ है, कफ एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, अगर सांस लेने में मुश्किल हो रही है या खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये वजह हो सकती है। अब क्योंकि मैं खुद टाइफाइड का शिकार रहा हूँ एक ज़माने के अंदर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबीयत ठीक है, तो एक ज़माने के अंदर जिस वक्त टाइफाइड जो है वो इन्फेक्ट करता था, जो इसके अर्ली सिम्टम्स थे उनमें यही 3 सिम्टम्स थे। एक तो तबीयत हर वक्त बोझल महसूस करती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं आप, और फर्स्टली फीवर रहता है, सुबह फीवर है शाम को उतर गया, शाम को मेडिसिन लिया तो रात सारा सुकून रहेगा, सुबह उठते फिर दोबारा से फीवर होगा। और थर्डली जो है वो गला ख़राब रहता था, गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, और मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो कफ सिरप्स होते थे उनको पीने के बावजूद भी
आपको ऐसे ही महसूस होता है जैसे आपके गले के अंदर कोई चीज़ है, तो ये निशानी होती है कि आप इन्फेक्शियस डिजीज़ के शिकार हैं। थर्डली डायरिया और वॉमिटिंग। तो डायरिया मीन्स पेचस हो जाते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टोटली इम्बैलेंस हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाने की तलब होती है, या वॉमिटिंग, या फिर जो है वो वॉमिट आना शुरू हो जाता है बार बार, तो ये भी एक निशानी होती है। नेक्स्ट स्किन रैशेस, जो स्किन है उसके ऊपर बाकायदा जो है वो निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, या बार बार खारिश जो है वो होना शुरू हो जाती है। मसल एचिस, जो अकड़न है, जब जिसको कड़लने कहते हैं, या मसल जो है वो अकड़ जाते हैं, तो ये एक निशानी हो सकती है। और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, स्पेशली फुट रीजन के अंदर, हैंड्स और फुट रीजन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन है या सोजन है, तो ये एक निशानी हो सकती है कि वो पर्सन इन्फेक्शियस डिजीज का हामिल है। बहुत ज़्यादा अगर हम सेवियर केसेस की बात करें तो इनमें जो है वो ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन या शॉक्स यानी कि झटके भी लग सकते हैं, और बॉडी से पानी भी खत्म हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी और इंटेंसिटी ऑफ द अटैकिंग एजेंट, कि जो इन्फेक्शियस एजेंट अटैक कर रहा है उसकी इंटेंसिटी या उसकी शिद्दत कितनी है, उसके हिसाब से जो हैं ये वेरी कर सकती हैं सिम्टम्स या उनकी इंटेंसिटी। डायग्नोसिस, अगर हम इलाज की बात करें या तशखीस की बात करें, तो एक्यूरेट डायग्नोसिस जो इंतहाई ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोस्टिक मेथड्स के अंदर सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसे मॉलेज के पास आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, या कुछ पैरामीटर्स जो है उनको चेक करता है, तो ये पैरामीटर्स की चेकिंग ही निशानी बता देती है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है कि नहीं। सेकंड थिंग इज ब्लड टेस्ट। अगर प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का टेस्ट है, या टाइफाइड का टेस्ट है, तो उसके अंदर ब्लड जो है उसके सैंपल को लैब के अंदर भेजा जाता है, और वो लैब जो है लेबोरेटरी पर्सन वो इनमें एनालाइज करके बताता है कि आया ये इन्फेक्शियस एजेंट मौजूद है या नहीं। थर्डली जो है ये यूरिन स्टूल टेस्ट, स्टूल कहते हैं पखाने को, पखाने का सैंपल जो है वो भेज दिया जाता है अगर कोई डिजीज रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है। और यूरिन टेस्ट जो है ये अगर शुगर रिलेटेड या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जो यूरिन है उसका कलरेशन चेंज हो रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट जी इमेजिंग टेक्निक, जैसे अगर न्यूमोनिया वगैरह है तो उसकी जो उसका जो एमेलगमेशन होता है या उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो बलगम होती है वो फेफड़े के अंदर मौजूद होती है, तो इन दैट केस एक्सरे जो है वो मोर बेनिफिशियल, मोर हेल्पफुल मेथड होगा जिसके जरिए हम डायग्नोस कर सकेंगे कि ये पर्सन इन्फेक्शियस है या नहीं। इसके अलावा अगर जो है वो वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड-19 की अगर बात करें तो उसके लिए पीसीआर टेस्ट होता, और मोस्टली अफराद जो हैं वो उनका पीसीआर नहीं हुआ था, इसी वजह से नहीं हुआ था बिकॉज ये कॉस्टली प्रोसेस है। लीवर जो है उनके इसके कुछ सेल्स को प्रोसेस किया जाता है, इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट जो है इन तमाम चीज़ों के जरिए एनालाइज करके इस हालत तक पहुंचा जाता है, इस नतीजे तक पहुंचा जाता है कि ये पर्सन जो है वो पीसीआर टेस्ट बुनियादी तौर पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो लीवर फंक्शनिंग है उसको देखा जाता है कि वो पर्सन का लीवर कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट है एंटीजन टेस्ट जो है वो किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द करेक्ट ट्रीटमेंट जिसका। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल करें। तो इनमें सबसे पहला तरीका है वैक्सीनेशन का तरीका। किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन के बॉडी में इनोकुलेट होने से या बॉडी में पहुंचने से पहले पहले चांस होता है कि उसकी जो अवेलेबल या उससे जो रिक्वायर्ड वैक्सीन है उस वैक्सीन को प्रोवाइड कर दिया जाए। यही वैक्सीन क्या करती है, उस पर्सन की ज़िंदगी बचा सकती है, उसकी बॉडी के अंदर एंटीजेंस डेवलप कर देगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेगा, जिसके बाद आने वाले फॉरेन एंटीजन को वो फौरी तौर पर जो है वो लोकेट कर लेंगे और बीमारी के जिस्म को बचाएंगे। कई किस्म की जो है वो वैक्सीनेशन, कई किस्म की इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा कॉमन है, जिनमें स्मॉल पॉक्स, पोलियो और मीजल्स वगैरह शामिल है। ये तीनों वैक्सीनेशन जो हैं ये अर्ली एजेस जो अर्ली एजेस हैं, चाइल्डहुड एजेस हैं, उनके अंदर इन ड्रॉप्स की फॉर्म में या इंजेक्शंस की फॉर्म में बॉडी में पहुंचा दी जाती हैं, ताकि ससेप्टेबिलिटी या अपॉर्चुनिटी या चांसेस ऑफ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो कम से कम हो सके। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के अंदर सबसे पहले जी हैंड वॉशिंग इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। पैथोजेनिक, अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, किसी मरीज़ का आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, या किसी ऐसी लैब के अंदर काम करते हैं, या किसी हॉस्पिटल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपकी ड्यूटी है, आपका काम है, तो यू शुड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। आपको अपने हाथ बार बार धोना होंगे, ताकि अगर डायरेक्टली आप तमाम चीज़ों से बच भी रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में इनोकुलेट ना हो सके। सेकेंड है फूड हैंडलिंग। खुराक जो है उसकी हैंडलिंग इंतहाई जो है वो सेक्रेट प्रोसेस है, और इसके लिए थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, ताकि
हम पैथोजेनिक जो इन्फेक्शन हैं उनसे बच सकें। इसके अलावा जो ड्रिंकिंग वाटर है दैट मस्ट बी द क्लीन वाटर। आर वाटर अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो आर वाटर इस्तेमाल करें, अदरवाइज किसी ट्रस्टेड सोर्स से पानी इस्तेमाल करें ताकि आप इन्फेक्शियस डिजीज से बचने का मैक्सिमम जो है वो चांस ले सकें। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल, जितना भी वेस्ट डेवलप हो रहा है जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हैं या जो आपकी वर्क प्लेस है या जो आपकी रेजिडेंशियल प्लेस है जहाँ आप रहते हैं, घर घर वगैरह है या कॉलोनी वगैरह है, टाउनशिप वगैरह है, तो उसका जो वेस्ट डिस्पोजल है या उसका जो कूड़ा करकट है उसका भी मुनासिब जगह ठिकाने लगाना चाहिए। इन्वायरमेंटल मेजर्स में सबसे पहले नंबर पे जो है वो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और सफाई का या ये सीवरेज का सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम बिलीव कर सकते हैं कि पैथोजेनिक इन्फेक्शन नहीं होंगी। मस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे जो पैथोजेनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनमें मस्कीटो बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है या दूसरे हैं जिका वगैरह हैं। तो ये फीवर्स वगैरह इनसे बचने के लिए मस्कीटो कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस इसमें की जा सकती है। सिमिलरली जो है वो ग्रास कटिंग की जा सकती है और इसके अलावा स्प्रे किया जा सकता है, मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रे किया जा सकता है जिसके ज़रिए मस्कीटो की कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। क्लीन हाउसिंग एंड वेंटिलेशन, जो घर हैं उनको बाकायदा हवादार बनाया जा सकता है और उनकी साफ़ सफाई का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स में बुनियादी तौर पर क्वारंटीन एंड आइसोलेशन। अगर कोई फ़र्द इन्फेक्शियस डिजीज़ का शिकार हो चुका है और वो इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है जैसे कोविड-19, तो ऐसे फ़र्द को फ़ौरी तौर पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उसको बाकी तमाम कम्युनिटी से आइसोलेट कर दिया जाएगा। बिकॉज़ उसकी बॉडी से जितनी भी रतूबतें ख़ारिज हो रही हैं, उसकी बॉडी से स्वेटिंग आ रही है, सलाइवा आ रहा है, यूरिनेशन आ रही है, यूरिन आ रहा है या वैसे भी, तो उसके जितने भी कॉन्टैक्ट वाले फ़र्द होंगे उन तमाम तक वो डिज़ीज़ पहुँचने के चांसेस होते हैं। इसीलिए उनको आइसोलेट कर दिया जाता है और क्वारंटीन कर दिया जाता है। डिजीज़ सर्विलेंस, और इस डिज़ीज़ की जो है वो बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए कि ये डिज़ीज़ किस पैटर्न में फैल रही है और किन इलाकों के अंदर ये ज़्यादा है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएँ, लोगों में इस चीज़ का शऊर दिया जाए, आगाही दी जाए कि ये बीमारी किस तरीके से जो है वो इन्फेक्ट कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग आउटब्रेक, जैसे पेंडेमिक्स आए तो या इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो स्प्रेडिंग कॉमन होती जाए तो इन लेयर्स के दौरान जो है वो कर दी जानी चाहिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ताकि डिजीज़ जो है वो शहरों से मुल्कों तक ना पहुंचे, स्प्रेड ना हो। पर्सनल प्रिवेंटिव मेजर्स में मास्क ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स जैसे कोविड-19 वगैरह के अंदर मास्क जो है वो काफ़ी कॉमन हो चुके थे। तो ये मास्क यूजेज एक तो आपके खुद के रेस्पिरेटरी जो हैं ड्रॉपलेट्स हैं उनको स्प्रेड होने से बचाता है, और अगर कोई बीमार डिजीज पर्सन भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है तो उसके भी स्नीजिंग या कफिंग से प्रिवेंट करता है, उनके ड्रॉपलेट से या उनकी इन्फेक्शन के चांसेस को मिनिमम कर देता है। सेकेंडली जो है वो जो इंटरकोर्सल प्रोसेस हैं या इंटीमेट प्रोसेस हैं इनको, या ये जो गुर्बत के लम्हात हैं इनको अपने शरीके हयात तक आपने जो है वो लिमिटेड रखना है, क्योंकि जो फ्री है अवेलेबिलिटी है या फ्री अपॉर्चुनिटी यूजेज है वो कई किस्म की सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ का बाइस बन सकता है, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है, एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा हमें जो सिक पर्सन है, बीमार फ़र्द है, उससे कॉन्टेक्ट में जो है वो करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए अपने आप के लिए भी और उसके लिए भी। इसके अलावा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए ताकि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग रहे। बाकायदा वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके अलावा हेल्दी फूड लेनी चाहिए ताकि हम लोग हमारा इम्यून या दाफित निज़ाम मजबूत हो और हम बीमारियों से महफूज रह सकें। ट्रीटमेंट के लिए सबसे बुनियादी चीज़ एंटीबायोटिक्स हैं, और ये एंटीबायोटिक्स का जो यूजेज है ये स्मार्ट यूजेज होना चाहिए विद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ फिजिशियन। खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, फिर जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उसके बाद फिर मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे एंटीबायोटिक्स को तब यूज़ करें। ये ना हो कि जी हमारे रिश्तेदार को उन्होंने ये दवाई दी है तो अच्छा उसको भी यही बीमारी थी, मुझे भी यही बीमारी, तो मैं भी यही दवाई यूज़ कर लूँ। हो सकता है आपके लिए वो जो पैथोजन है उसकी इंटेंसिटी या उसके इन्फेक्शन के चांसेस, उसकी इन्फेक्शन की इंटेंसिटी और तरह की हो, तो आपके लिए कोई और जो है एंटीबायोटिक वो ज़्यादा सूट करे। एंटीवायरल डिजीज़ जो है ये यूज़ की जा सकती हैं। एंटीवायरल जो है वो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं ताकि इनसे बचा जा सके। सेकेंडली एंटी फंगल्स हैं, फंगल डिजीज़ से बचने के लिए की जा सकती है। इसके अलावा एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं, ये पैरासाइट्स वगैरह की
इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रॉपरली चीज़ें बुनियादी तौर पर जो है, जैसे वो हाइड्रेशन है, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इन्फेक्शियस पर्सन के लिए ये सबसे पहली चीज़ पानी जो है उसका पिएँ, ताकि ये आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर करे। सेकेंडली रिलीफ जो जिस भी तरह का आ रहा है, अगर आपको सिम्टम्स आ रही हैं, हेडेक हो रहा है या मसल एशेस हो रहे हैं, मसल एचेस हो रहे हैं, तो इन दैट केस ऐसी ड्रग्स यूज़ करें जो आपको पेन से रिलीव करें। इसके अलावा जो है वो खुराक फूड ऐसी कंज्यूम करें जो आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स को कम से कम करें या बॉडी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, ताकि बॉडी के ऑक्सीडेशन से वो रोक सकें। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी, कुछ सभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर वो वेंटिलेटर जिसको कहते हैं उसका भी यूज़ किया जा सकता है, ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम की जाए और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर किया जा सके। सोसाइटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं जी? सबसे पहले जो है वो, अगर कहीं पर भी इन्फेक्शियस एजेंट्स या पैथोजेनिक इन्फेक्शन कॉमन हो जाती है, तो वहाँ पर हेल्थ केयर पे खर्चा शुरू हो जाता है। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, या अगर पर्सनल प्राइवेटली आप जो है वो इलाज करवा रहे हैं तो उस पर बहरहाल जो है वो खर्चा होगा, पैसे खर्च होंगे, इकोनॉमिक लॉसेज होंगे। रिड्यूस्ड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी शहर के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आउटब्रेक हो चुकी है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ वहाँ की जो अफरादी क़ुव्वत का वर्कलोड है उसको डिफेक्ट करेगी, और वहाँ पर लोग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से जो टारगेट है वो अचीव नहीं होंगे। डिसरप्शन ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड, ट्रैवल और ट्रेड जो है उसकी मिकदार कम हो जाएगी, और ट्रैवल और ट्रेड के कम होने से जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस कन्फर्म। इसके अलावा नेशनल इकोनॉमीज़ जो हैं उनके ऊपर जो है लॉन्ग टर्म बर्डन्स पड़ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कोविड से अभी तक रिकवर नहीं कर सकी हैं, और कोविड को गुजरे हुए भी 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 5 सालों के बावजूद भी अभी तक वो इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पाई है। सोशल इम्पैक्ट्स में स्कूल क्लोजर्स किए जा सकते हैं, जैसे लॉकडाउन्स थे, स्मार्ट लॉकडाउन्स में सबसे पहले स्कूल क्लोजर्स की सबसे बुनियादी वजह ये थी कि उसमें बच्चे ऐसे होते हैं जो आमतौर पर जिनको जो पब्लिक अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल क्लोजर के केस में बच्चे घरों में रहेंगे तो मोर चांसेस होते हैं कि वो बीमार नहीं होंगे। सेकेंडली, इन्फेक्शियस इंडिविजुअल्स जो हैं उनके खिलाफ जो है वो उनको जो है वो अवेयर किया जाए, और उनको बाकायदा उनके आइसोलेटेड चैम्बर्स के अंदर या क्वारंटीन के अंदर रखा जाए। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा ना डेवलप हो सकें। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो गैदरिंग्स वगैरह होती हैं इन दैट प्लेसेस में, उसको कम से कम किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ से बच सकें। ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट में बहुत सारे ग्लोबल सिस्टम्स को डिफेक्ट करती हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। कुछ एनजीओज़ या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना ग्लोबल रोल प्ले करते हैं इन दैट केसेस। बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो बार बार इमर्ज होती हैं, नई इमर्ज होती हैं, जिनको इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक दफ़ा आउट क्लास हो चुकी हैं, आउट कम्पीट हो चुकी हैं, अब दोबारा से जो हैं वो दुनिया के अंदर ज़ाहिर हो रही हैं, जिनको री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। अगर हम इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो कोविड-19 है, इबोला वायरस है, निपा वायरस है और जीका वायरस। ये वायरसेस जो हैं ये ज़्यादा मतलब ये इमर्ज हो रहे हैं, नई आने वाली बीमारी। री इमर्जिंग में हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है, एक दफ़ा ये दुनिया से कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई हैं, अब ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसके अलावा डेंगी फीवर है, कॉलरा है, मीजल्स है। इमरजेंस की कई सारी वजूहत हैं, सबसे पहली वजह है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर जो पहले जो हैं वो, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आर्कटिक इलाके थे, टेम्परेट इलाके थे या ठंडे इलाके थे, जहाँ पर अब गर्मी होना शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे डेजर्टस पोर्शन थे जहाँ पर अब ग्रीनरी या वेजिटेशन डेवलप होना शुरू हो गई है। तो ये जो कन्वर्जन है या अल्ट्रेशन है, ये बहुत सारे नए होस्ट को, नए एजेंट्स को अपने साथ लेकर आती है, जिनमें पैथोजन भी शामिल होते हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रैवल बढ़ रहा है तो बहुत सारी बीमारियां, अब बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, आपने ये सुना होगा बात अक्सर के, जब वो उम्रे से वापस आते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इसकी रीज़न प्रॉपरली ये है, और इसमें कोई इशू नहीं है जिस जगह पर वो जाते हैं, वो दुनिया की बाबरकत तरीन पाक तरीन जगहों में से एक है। लेकिन जो अफराद वहाँ पर आते हैं वो कंप्लीट मेडिकली उनका मेडिकल जो है वो नहीं प्रॉपरली हो पाता है, या इम्प्रॉपरली वो मिस हैंडल्ड पर्सन होते हैं, तो जिसकी वजह से वो बीमारियाँ कॉमन होना शुरू हो जाती हैं जब आप ऐसी पब्लिक गैदरिंग में जमा होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अर्बनाइजेशन, शहरों का फैलाव है। जितनी तेज़ी के साथ शहर फैलते चले जा रहे हैं, ये शहरों का फैलाव बहुत सारे नए एरियाज़ को क्लियर करवा रहा है, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जंगलात का कटाव कर रहे हैं,
तो ये जंगलात का कटाव और अर्बनाइजेशन ये बहुत सारे नए होस्ट को और नए पैथोजेंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं विद ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा म्यूटेशन ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये भी अपने आप को ऑल्टर कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं प्रोडक्टिवली। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। AMR occurs when microorganisms become resistant to medication। जब दवाई के खिलाफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लें तो इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कहते हैं। तो अब जितनी मर्जी आप दवाई खाते रहें, वो दवाई ह्यूमन बींग्स को उस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करते, बल्कि बीमारी जो है वो फिर भी परसिस्टेंट रहती है, बीमारी फिर भी रहती है। कई सारी इसकी वजूहात हैं, इनमें सबसे बुनियादी वजह है ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर कोई भी फ़र्द एंटीबायोटिक्स अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है दिन में 2 बार मेडिसिन लेनी है, लेकिन आपको बुखार बहुत ज़्यादा है, आप 3 बार 4 बार ले रहे हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ओवर यूज़। फिर मेडिसिन एक जो है वो टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड है मॉर्निंग की, एक टैबलेट प्रिस्क्राइब्ड है इवनिंग की। आप 2 टैबलेट मॉर्निंग में, 2 टैबलेट इवनिंग में ले रहे हैं, तो इसको भी ओवर यूज़ कहा जाता है। इनकम्प्लीट मेडिकेशन डोजेस, ये अक्सर मेडिकल स्टोर्स पे देखा जाता है। जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है, लोग अपने पैसे बचाने के लिए या अपनी जेब के देखते हुए मेडिसिन प्रॉपरली या फुल जो प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे 7 दिन की मेडिसिन है, 4 दिन की मेडिसिन है, तो उसकी बजाय कहते हैं कि जी एक टाइम की खुराक दे दें, 1 दिन की खुराक दे दें, 2 दिन की खुराक दे दें। तो इससे होता क्या है, जो पैथोजन इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी दोबारा से इमर्ज हो जाती है। इन लाइफ स्टॉक के अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स लाइफ स्टॉक को तो बीमारियों से बचा रही हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करें, चाहे वो मीट है, चाहे वो मिल्क है, तो ये जो या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हमारे अंदर उन बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा इन्फेक्शियस कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से ये पॉलिटिव बन रहे हैं। रिजल्ट्स इसके क्या हैं जी? सबसे पहले जो हॉस्पिटल स्टेज ज़्यादा होते चले जा रहे हैं या फ्रीक्वेंट होते चले जा रहे हैं। हॉस्पिटल ज़्यादा जो हैं वो फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, अब लोग हॉस्पिटल्स में रश बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉस्ट जो जो दवाइयों वगैरह का खर्च वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा मोर्टेलिटी यानी कि जो शरह अमवात है, लोगों के मरने की शरह है, रेट ऑफ द डाइंग ऑफ या डेथ ऑफ पीपल्स, ये जो है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर ईयर वो बढ़ती चली जा रही है। सोल्यूशन इसके सबसे पहले क्या है जी? जो ड्रग यूज़ है वो रैशनल होनी चाहिए, यानी कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ड्रग यूज़ करें। इसके अलावा जो सर्विलेंस सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम है हेल्थ केयर का, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो रिसर्च है न्यू ड्रग्स के लिए वो होनी चाहिए इनकरेज, क्योंकि ड्रग्स फिर ख़त्म हो जाती हैं। एक वक्त आता है जब यूजेज के बाद ड्रग्स ख़त्म हो जाती हैं, तो या जब मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद अभी भी डिजीज़ अगर मौजूद है तो वहाँ पर मसाइल बन सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है रिसर्च, ताकि नए से नए डिजीज़, नए से नए जो हमारे हैं मेडिसिन हैं या नए से नए सॉल्ट्स हैं, उनको मार्केट में लाया जा सके। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में सबसे पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, जिनको हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कह सकते हैं, या जो है वो किसी भी तरीके के वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, वो कॉमन किए जा सकते हैं। इसके अलावा सेहत और सफाई के असूल जो हैं उनको कॉमन किया जा सकता है। हेल्थ केयर एक्सेस है, जो बीमारियों के आउटब्रेक्स हैं उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट होनी चाहिए, और लोगों की अवेयरनेस इंतहाई ज़रूरी है। ये था फर्स्ट पोर्शन हमारे पास। अब इसके सेकंड पोर्शन के अंदर हम देखेंगे व्हाई वायरसेस आर इंक्रीजिंगली क्रॉसिंग स्पीसीज बैरियर। अगर इसके हम उर्दू में बताएं तो ये होगा, क्यों वायरसेस इतनी आसानी से नई बीमारियों का बाइस बन रहे हैं, या एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में। स्पीसीज वो जानदार होते हैं जो आपस में इंटरकोर्स करके नई फर्टाइल ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सकें, लेकिन क्या वजह है कि अब वायरसेस जो हैं, जो वायरस बैट में बीमारी पैदा कर रहे हैं, या जो वायरसेस किसी दूसरे एनिमल के अंदर बीमारी पैदा कर रहे हैं, अब वही वायरसेस ह्यूमन बींग्स में भी बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं वाई वायरसेस आर क्रॉसिंग, इंक्रीजिंगली क्रॉसिंग स्पीसीज बैरियर। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे जी। क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन, इसको CST भी कहते हैं, इसको बुनियादी तौर पर इंटर स्पेसिफिक ट्रांसमिशन भी कहते हैं, या होस्ट जंप भी कहते हैं, या स्पिल ओवर भी कहते हैं। ये जो पहले हमने कुछ सेकंड्स पहले जो क्वेश्चन हमने रेज किया है, ये उस क्वेश्चन का एक पोर्शन है। इसको कहते हैं स्पिल ओवर, यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में किसी एक पैथोजन का जाना। ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस पैथोजन सच एज वायरस बिटवीन होस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज। अगर दो मुख्तलिफ स्पीसीज के अंदर एक होस्ट इस तरीके से जंप कर सके, तो इसे हम स्पिल ओवर या क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन कहते हैं। एक दफ़ा अगर एक इंडिविजुअल के अंदर जो है वो न्यू होस्ट स्पीसीज में वो ऐड हो जाए, तो ये जो पैथोजन है ये बीमारियां पैदा कर सकता है उस न्यू होस्ट के अंदर।
इससे पहले कि वो उस नए पैथोजन के लिए कोई इन्फेक्शियस के खिलाफ कोई रेजिस्टेंट या इम्यूनिटी डेवलप करे, तो उससे पहले पहले वो पर्सन बीमार हो जाता है। और उसकी ज़ाहिर है जो वायरोलॉजी है उसके अंदर अभी स्टडीज़ प्रॉपरली नहीं होती हैं, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को वो डिज़ीज़ जो है वो शिकार कर ले। तो इसके ट्रांसफ़र में कई किस्म के जो हैं वो शामिल होते हैं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि उन जो होस्ट है और जो पैथोजन, दो न्यू होस्ट हैं और ओल्डर होस्ट है, इनका कांटेक्ट, इस कांटेक्ट की वजह से जो जंपिंग है या बैरियर क्रॉसिंग है वो आसान हो जाती है, जिसकी वजह से पैथोजन जो है उसमें एबिलिटी या अडेप्टेशन जो है वो उसके लिए आसान हो जाएगी। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो है इसमें हम लोग सार्स कर सकते हैं। कोविड-19 के बारे में ये कहा जाता था कि ये बैट से ह्यूमन बींग्स में आई है। एड्स जो है इसके बारे में भी ये बिलीव किया जाता है कि ये जो मंकीज़ हैं या पिग्स हैं उनसे ह्यूमन बींग्स में आई है। इसी तरीके से इबोला वायरस है, स्वाइन फ्लू है, रेबीज़ है, रेबीज़ की हम बात कर चुके हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा या जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है इसका वो फ़िलहाल हमारे इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसकी चीज़ें हम लोग फ़िलहाल नहीं करेंगे। जो हमारा मेन कंसर्न है हम उसकी तरफ चलेंगे वापस। मेन कंसर्न है हमारे पास, दैट इज़ yes, viruses are increasingly crossing the human bearings the species barrier, जिसको स्पिलओवर या जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। रीज़न उसकी कई सारी हैं, जिनमें बुनियादी वजह जो है वो इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है, या ह्यूमन ड्रिवन फैक्टर या एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से बैक्टीरिया को ज़्यादा चांसेस, वायरसेस को ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं कि वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो क्रॉस स्पीसीज़ को, जो बैरियर्स हैं उनको क्रॉस करें। इनमें कुछ जो है वो रीजंस को एक्सप्लेन किया गया है। ह्यूमन या वाइल्ड लाइफ कॉन्टैक्ट, पहला इसमें रीज़न है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्टैक्ट। पहले ये होता था कि ह्यूमन बींग्स की जो एस्टैब्लिशमेंट्स होती थी वो फॉरेस्ट वगैरह से या वाइल्ड लाइफ से बहुत दूर होती, लेकिन एज द सिटीज़ आर ग्रोइंग, जैसे सिटीज़ बढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स के पास रहने के लिए जगह कम होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो जंगलात और दूसरी जो वेजिटेटेड प्लेसेस हैं उनको वो क्लियर कर। अब जैसे वेजिटेटेड प्लेस को आप क्लियर करके वहाँ पर होमलैंड डेवलप करेंगे या कॉलोनीज डेवलप करेंगे, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या दूसरी वाइल्ड लाइफ है वो वापस दोबारा अपनी होम रेंज के अंदर आएगी। तो इस होम रेंज के अंदर आने पर उनका कॉन्टैक्ट ह्यूमन बींग से बढ़ सकता है, स्ट्राइकिंग बढ़ सकती है और बीमारी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जी हंटिंग एंड बुशमीट कंजम्पशन। अब पहला कॉन्टैक्ट जो बहुत कदीम से ह्यूमन बींग्स का वाइल्ड लाइफ के साथ है वो है हंटिंग, यानी कि शिकार। अब ह्यूमन बींग्स ने जब भी शिकार खाना गोश्त इस्तेमाल करना होता था, फार्म्स तो अभी बहुत रिसेंटली डेवलप हुए हैं, तो ये जंगली जानवरों के हंट किया जाता था और हंटिंग के नतीजे में उसके मीट को प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली जो है कुक करके इस्तेमाल कर लिया जाता था। और यही प्रॉपर और इम्प्रॉपर हैंडलिंग जो है उसके नतीजे में चांसेस हो सकते थे कि कॉन्टैक्ट हो जाए। सेकेंडली बुशमीट कंजम्पशन, बुशमीट कहते हैं गोश्त जो है उसको यूज़ करना, जो शिकारी गोश्त, शिकार का गोश्त होता है उसको कंज्यूम करना, ट्रैवल करना। वाइल्ड लाइफ का ट्रेड और लाइव एनिमल मार्केट्स, ये जिसको पेट मार्केट्स कहते हैं हम लोग या वाइल्ड मार्केट्स कहते हैं, तो इन मार्केट्स के अंदर क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का कॉन्टैक्ट काफ़ी कॉमनली होता है, उनके अगर आपने कोई एनिमल ख़रीदना है तो उसके आप जो उसके डिजिट्स हैं, हाथ पाँव हैं, उनको हाथ लगाएंगे, टेल को हाथ लगाएंगे, उसकी जो फर है, कोट है, उसको हाथ लगा के देखेंगे, या उसके ईयर्स वगैरह को, उसके हेड वगैरह को आप जो है वो करेंगे, तो स्क्रैच करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चांसेस हो सकते हैं कॉन्टैक्ट के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेकेंडली डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग वाइल्ड लाइफ के करीब आ चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं। जैसे ही एनिमल्स जो हैं वो वायरसेस के क्लोजर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये डिजीज उनमें मुंतकिल हो जाती है। कई सारी इसमें एग्जांपल हैं। सबसे पहली है इबोला वायरस डिजीज। ये आमतौर पर बैट्स और प्राइमेट्स यानी मंकीज़ वगैरह के साथ कनेक्टेड है। तो ये बैट्स और जो मंकीज़ हैं उनके साथ जैसे ह्यूमन बींग्स का कॉन्टैक्ट आएगा तो ये डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो जाएगी। सेकेंडली कोविड-19, ओरिजिन इसका जो है वो एनिमल होस्ट है, जिसके बारे में कई सारी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बैट की वजह से मुंतकिल हुई है, कुछ लोग इनको मंकीज़ के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग इनको माउस के साथ जोड़ते हैं। तो ये मामला ऐसे हैं। नेक्स्ट इज वायरल म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। अब हर जानदार का जो है वो कोशिश कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बॉडी को बेहतर करें ताकि वो नेक्स्ट
जो है उसमें ज़्यादा बेटरली परफॉर्म कर सकें, या ज़्यादा बेटरली पैथोजेनिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, या ज़्यादा बेटरली थ्राइव कर सकें, सर्वाइव कर सकें। तो सर्वाइवल के केस में सबसे पहला काम वो अपने डीएनए को तब्दील करते हैं, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, और एवोल्यूशन यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आ रहा है जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक एलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर भी। वायरसेस जो है ये बहुत तेज़ी के साथ रिपेयर हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, जिनमें आरएनए वायरसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो तेज़ी के साथ कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें म्यूटेशंस जो हैं उनके चांसेस बढ़ते चले जाए। कुछ म्यूटेशंस वायरसेस को अलाउ करती हैं कि वो नए होस्ट पे फीड कर सकें। मामला ये है, तमाम जानदार जो हैं उनकी बॉडी बेसिकली सेल्स पर ही मुश्तमिल है। चाहे वो एनिमल्स हैं तो एनिमल सेल ऑलमोस्ट तमाम जानदारों का सेम होता है। सिमिलर वही न्यूक्लियर प्लाज्म है, वही साइटोप्लाज्म है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वही लिपिड बाइलेयर है, वही प्रोटीन्स हैं, थोड़ा बहुत जो है वो उसके अलावा, जिसकी वजह से वायरसेस की छोटी से छोटी माइन्यूट म्यूटेशंस भी उनको अलाउ कर पाती हैं कि वो दूसरे एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर सकें। इन म्यूटेशंस की वजह से दो तीन जो है वो तब्दीलियां आती हैं वायरसेस। सबसे पहले तो रिसेप्टर्स जो हैं उन पर अटैच हो सकते हैं। हर स्पीसी के अंदर जो सेल होता है, सेल के ऊपर कई सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, कई सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर्स के तौर पर या चैनल्स के तौर पर काम करते हैं, जिनके थ्रू मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर या सेल से बाहर मूव करते हैं। तो वायरसेस अपनी म्यूटेशन की वजह से अपने आप की कॉन्फ़िगरेशन को या अपनी शेप को इस तरह का कर लेता है कि उन रिसेप्टर पे अटैच हो सके। सेकेंडली जो है वो मुख्तलिफ होस्ट सेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वहाँ पर उनकी मशीनरी संभाल के उनकी रेप्लिकेशन को कंट्रोल कर लेंगे, जिसके बायस ये मामला हो सकता है। एग्जाम्पल इसमें है जी इन्फ्लुएंजा वायरस। ये क्या करता है जी, म्यूटेट करता है फ्रीक्वेंटली और इन्फेक्ट करता है बर्ड्स को, पिग्स को और ह्यूमन बींग्स। अब इन्फ्लुएंजा यानी नज़ला ज़ुकाम। अब इसका जो बैक्टीरिया है, इसका जो वायरस है, ये वायरस तीन किस्म के स्पीसीज को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले इसमें जो है वो बर्ड शामिल हैं, पिग्स शामिल है और ह्यूमन बींग शामिल है, तमाम को जो है ये इफेक्ट करेगा। सेकेंडली है हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। ये जो सांस के लेने की बीमारियां होती हैं, ये ह्यूमंस और एनिमल्स के दरमियान कॉमन होती हैं। एनिमल्स भी उन्हीं जो है वो पैथोजन से इफेक्ट होंगे और ह्यूमन बींग्स भी उन्हीं पैथोजन से इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। ये 3 बार वर्ड जो है, ये 3 बार पॉइंट क्लाइमेट चेंज का इस लेक्चर के अंदर आ चुका है। इसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स के हैबिटेट्स और एनिमल्स के बिहेवियर और माइग्रेशन पैटर्न्स में डिफेक्ट आता है। एनिमल्स की जो हैबिटेट्स हैं वो तब्दील होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को लोकेट करने पड़ रहे हैं नए हैबिटेट्स। वो नए हैबिटेट्स सूटेबल भी हो सकते हैं और अनसूटेबल भी हो सकते हैं। अगर वो ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन, क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स होंगे, तो उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस हैं कि ह्यूमन बींग्स इफेक्ट हों उससे या दूसरे ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हों उससे। इसके साथ साथ माइग्रेशन पैटर्न्स। अब माइग्रेशन पैटर्न्स से क्या मुराद होती है, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर एक से ज़्यादा हैबिटेट्स को, एक से ज़्यादा जगहों को वो एक्सप्लोर करें, और इस एक्सप्लोरेशन के नतीजे में, इस जो है वो मूवमेंट के नतीजे में वो नए हैबिटेट्स को जो हैं वो लोकेट कर पाते हैं, जो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर रिसोर्सेज का बाइस होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के कई पैटर्न्स माइग्रेशन के यहाँ पर फील होते हैं, जैसे तिलोर है या अलास्कन बर्ड्स हैं, साइबेरियन बर्ड्स हैं। तो ये अलास्कन और साइबेरियन बर्ड्स कूंज जैसे होती है, या बाकी ये हैं हवारा बस्टर्ड्स वगैरह हैं। तो ये सारे बर्ड्स पाए, इनका देश जो है वो अमेरिका हो सकता है या रशिया हो सकता है, लेकिन सर्दियों के दौरान उनके जो होमलैंड्स हैं या उनके जो हैबिटेट्स हैं वो टोटली आइस पैक्ड हो जाते हैं। तो ये इन इलाकों में जहाँ पर सर्दी निस्बतन कम पड़ती है या बर्फ़ वगैरह नहीं होती है, तो ये यहाँ पर अपनी सर्दियाँ गुजार के उसके बाद वापस चले जाते हैं। इनको मेहमान परिंदे या माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन पैटर्न्स तब्दील हो जाएंगे। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो एनिमल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो नए रीजन्स के अंदर चले जाएं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट, कई स्पीसीज़ का नया कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, और इसके साथ साथ जो वायरसेस होते हैं उनमें उनको मौका मिल जाता है कि वो नए होस्ट लोकेट कर लें। एग्जाम्पल जो है वो मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस जैसे डेंगी फीवर है, इसके फैलने की वजह भी क्लाइमेट चेंज ही था, टेम्परेचर राइज था। मॉडर्न लाइफस्टॉक फार्म जो है आमतौर पर उनमें बहुत सारे एनिमल्स एक ही जगह पर रखे जाते हैं जी। लाइफस्टॉक और दूसरे जो फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में
एनिमल्स को एक दूसरे के करीब रखा जाता है। कंट्रोल शेड्स होते हैं, उनमें मुर्गियाँ हज़ारों लाखों की तादाद में रखी जाती हैं। जो फार्म्स होते हैं लाइव स्टॉक के, कैटल फार्म्स होते हैं, उनमें बहुत सारे जानदार उस फार्म की कैपेसिटी से भी ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि उन पे कॉस्ट कम आ सके और बेनिफिट हासिल की जा सके। जिसकी वजह से जो वायरस ट्रांसमिशन है या वायरल ट्रांसमिशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं या जेनेटिक अल्टरेशन हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और वायरसेस के दूसरी स्पीसीज़ के अंदर जो एडिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एग्जांपल इसकी है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो बर्ड्स के अंदर फैलने वाला वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, बर्ड्स का इन्फ्लुएंजा या जिसको बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, ये ह्यूमन बींग्स में ट्रैवल हो रहा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रेड। जिस तरह दुनिया भर में ट्रैवलिंग बढ़ती चली जा रही है और ट्रेड यानी तिजारत बढ़ती चली जा रही है, तो ये अलाउ करती है ह्यूमन और एनिमल्स के कॉन्टैक्ट को, जिस कॉन्टैक्ट की वजह से बीमारियों के फैलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जिनमें वायरल स्प्रेडिंग है, कंट्रीज टू कंट्रीज फैल रहे हैं, और इसके अलावा लोकल आउटब्रेक्स हैं जिनको ग्लोबल एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी कोविड-19 है। कई बार इस लेक्चर के अंदर हम उसका तस्करा कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट्स एंड रिकॉम्बिनेशन। वायरसेस आपस में भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एबल हो पा रहे हैं कि वो नए होस्ट को एक्सप्लोर कर सकें या उन पर इन्वेड कर सकें। इस प्रोसेस की वजह से नए वायरल स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो बीमारियां फैलाने का बाइस बन रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो वायरस ट्रांसमिशन ज़्यादा प्रॉपर हो पा रही हैं, म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि जो चेंजेस आ रही हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। वायरस जो है वो मुख्तलिफ स्पीसीज़ के अंदर जो है वो ट्रैवल कर पा रहे हैं। एग्जांपल इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये बात हम कर चुके हैं, एग्जांपल भी हम कर चुके हैं। जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट भी हो चुकी है। जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट की एग्जांपल हमारे पास स्वाइन फ्लू है। आमतौर पर इसमें जो है वो स्ट्रेन पाई जाती हैं बर्ड्स के, पिग के और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरसेस के, जो कि इन तीनों स्पीसीज को एट अ टाइम इफेक्ट कर पा रही हैं। वायरसेस स्पीसीज के जो हैं वो बैरियर्स क्रॉस कर पा रहे हैं। इनको हम 6 बेसिक रीजन से अगर एक्सप्लेन करें तो ये 6 पॉइंट्स आप लोगों के इस क्वेश्चन को समझने में या याद करने के लिए इंतहाई आसान रह सकते हैं। पहला है इंक्रीज्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट। इंसानों का और एनिमल्स का कॉन्टैक्ट जितना बढ़ता चला जाएगा, जितना कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता चलाएगा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या क्रॉसिंग बैरियर्स, स्पीसीज बैरियर बाय वायरसेस उतना बढ़ता चला जाएगा। सेकंड, वायरल म्यूटेशन, रैपिड वायरल म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन। जैसे वायरस जो है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक चेंजेस आती जा रही हैं और उनमें एवोल्यूशन या तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, तो ये रीज़न बनेगा कि वो क्रॉस स्पीसीज के बैरियर्स को क्रॉस कर सकें। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है या मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इकोसिस्टम्स तब्दील हो रहे हैं, और यही इकोसिस्टम्स की तब्दीलियाँ बहुत सारे वायरसेस को, नई स्पीसीज के होस्ट को या नए होस्ट को एक्सप्लोर करने में मददगार साबित हो रही हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग। जो फार्म्स हैं हमारे पास, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो या वो कैटल फार्म हो, ये पोल्ट्री और कैटल फार्म्स में आसानी से ईजिली जो है वो ये होस्ट बन रहे हैं नई वायरसेस के इन्वेड का, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रैवल एंड ट्रेड, दुनिया में जितना ज़्यादा सफ़र ग्लोबली हो रहा है, चाहे वो एनिमल्स को हो या ह्यूमन बींग्स का हो, तो जैसे ह्यूमन बींग एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर नए वायरसेस को और नए पर्सन्स को, नए एनिमल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो यही वायरल और एनिमल एक्सप्लोरेशन मुमकिन बनाएगी इस बात को कि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो उन वायरल इन्फेक्शंस का या उन एजेंट्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे या उन एनिमल्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे जिनसे वायरसेस जो हैं वो ह्यूमन में चले जाएंगे। ट्रेड जो है वो एनिमल्स के ट्रेड की अगर बात करते हैं तो ये एनिमल का ट्रेड भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन पा रहा है, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो एक स्पीसीज से दूसरे, वायरल डिजीज़ एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में मुंतकिल हो रही है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास वायरल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब वायरसेस खुद इटसेल्फ जो है वो दूसरे वायरसेस के साथ अपने जेनेटिक मेकअप्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नए रिकॉम्बिनेशंस, नए जेनेटिक कोड्स या नई अरेंजमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। ये नई अरेंजमेंट्स उनकी शेप को तब्दील कर रही हैं, उनके अंदर जो डीएनए या आरएनए मौजूद है उस डीएनए या आरएनए को तब्दील कर रही हैं, और यही अल्टरेड या तब्दील शुदा डीएनए या आरएनए उनको अलाउ कर रहा है कि वो नई स्पीसीज को अटैक करें। ऐसी बीमारियां जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर एट अ सिंगल इंस्टेंस बीमारी काज कर सकें, चाहे वो ह्यूमन से एनिमल्स के अंदर हो या एनिमल से ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, ऐसी बीमारी को हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं।
और ऐसे वायरसेस जो ह्यूमन बींग्स से एनिमल्स में या एनिमल बींग्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रैवल करें उन्हें हम जूनोटिक वायरसेस कहते हैं। तो ये है सबसे बुनियादी सा कॉन्सेप्ट जिसके ज़रिए वायरसेस जो हैं वो इतनी आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं अक्रॉस द स्पीसीज़। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा अच्छे तरीके से। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी होता क्या है, उसकी टाइप्स को देखा था, और उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी की स्विचिंग है उसकी इतनी रैपिड रीज़न क्या थी, ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोगों ने देखा इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, और कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट 5 to 10 मिनट्स में हमने ये देखा कि क्यों वायरसेस जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर स्पीसीज़ को या स्पीसीज़ के बैरियर्स को क्रॉस कर पा रही हैं।